नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और तनावपूर्ण रिश्ते पर बात करने वाले हैं, ईरान और इज़राइल। ये सोचना भी अजीब लगता है ना, कि कैसे दो देश जो कभी मतलब 1979 की ईरानी क्रांति से पहले काफी हद तक दोस्त जैसे थे। हाँ, सहयोगी कहना शायद ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, सहयोगी थे, और आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये तो दशकों से चल रहा एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। बिल्कुल, कई परतों वाला संघर्ष है ये। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये पड़ताल कुछ स्रोतों पर आधारित है, खास तौर पर ईरान इजराइल संघर्ष, एक भू राजनीतिक प्रतिबंधिता से मिली जानकारियों पर। हमारा मकसद है इस टकराव की जड़ों को देखना, इसके अलग अलग पहलू समझना, जैसे विचारधारा का टकराव, परमाणु वाला मुद्दा, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, और हाल में जो तनाव बढ़ा है वो भी देखेंगे कि इसका दुनिया पर क्या असर हो रहा है। तो चलिए इसको जरा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं 1979 के पहले के दौर से। शाह पहलवी का जमाना था, ईरान और इजराइल के बीच ठीक ठाक रिश्ते थे। हाँ, सैन्य और आर्थिक सहयोग भी था। दोनों ही उस वक्त आप कह सकते हैं अमेरिका के करीबी माने जाते थे। लेकिन फिर आया 1989। और 1989 की इस्लामी क्रांति ने, जैसा आपने कहा, सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना, और उसने इजराइल के खिलाफ एक बेहद सख्त, मतलब एकदम कट्टर विचारधारा अपना ली। ज़ायोनी शासन कहते हैं वो इजराइल को। नहीं है, ये इजराइल के होने पर ही सवाल उठाना है। बाप रे, तो ये मतलब सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं, ये तो विचारधारा की एक गहरी लड़ाई बन गई। ईरान खुद को फिलिस्तीनी मुद्दे का क्या कहते हैं, पैरोकार दिखाता है। हमास, इस्लामिक जिहाद, इन सबको सपोर्ट करता है। हाँ, ये उनकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। और वहीं इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया? देखिए, इजराइल के नजरिए से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, यमन हो, उसका जो बढ़ता हुआ दखल है वो उसके अपने वजूद के लिए सीधा खतरा है। यहीं से फिर वो परमाणु वाला तनाव शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। इजराइल ने 2015 की वो न्यूक्लियर डील, JCPOA जिसे कहते हैं, हाँ, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे वो स्टक्सनेट साइबर हमला हुआ था। हाँ, सुना है उसके बारे में, बहुत सोफिस्टिकेटेड था वो। बिल्कुल, जिसने ईरानी सेंट्रीफ्यूजेस को खराब कर दिया था। और फिर कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई हैं, जिन पर शक इजराइल की तरफ जाता है। ये दिखाता है कि इजराइल इसे कितनी गंभीरता से लेता है। ये तो एक मोर्चा हुआ परमाणु तनाव, लेकिन लड़ाई एक और मैदान पर भी चल रही है ना, प्रॉक्सी गुटों के जरिए। हाँ, ये बहुत अहम है। ईरान जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद को, और इराक सीरिया में भी शिया लड़ाकों को सपोर्ट करता है। हाँ बिल्कुल, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग, सब ये ईरान की एक रणनीति है। इसे शैडो वॉर या छद्म युद्ध कह सकते हैं। मतलब वो सीधे टकराव से बचता है और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल को उलझाए रखता है, उसे परेशान करता है। लेकिन इजराइल भी चुप नहीं बैठता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल की प्रतिक्रिया भी होती है। वो खासकर सीरिया में, जहां ईरानी बल और उनके प्रॉक्सी गुट मौजूद हैं, वहां लगातार हवाई हमले करता है, उनके ठिकानों पर, हथियारों के काफिलों पर, ताकि ईरान की पहुंच अपनी सीमा तक कम की जा सके। और इसी में फिर वो साइबर हमले और जासूसी वाला एंगल भी आ जाता है। हाँ, वो भी चलता रहता है। मोसाद बनाम IRGC की कुद्स फोर्स, एक खुफिया लड़ाई पर्दे के पीछे हमेशा जारी रहती है। हाल के सालों में एक बड़ा डेवलपमेंट वो अब्राहम अकॉर्ड्स भी था 2020 में। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। जब UAE, बहरीन, मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लिए। इसका ईरान पर क्या असर हुआ? ईरान के लिए ये यकीनन एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि वो शायद अरब दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है, कि उसके चारों ओर एक तरह का घेरा बन रहा है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कई खाड़ी देश जो पहले शायद इजराइल से डरते थे, अब ईरान के बढ़ते असर से ज्यादा खतरा महसूस करने लगे हैं। और इसी वजह से वो अब पर्दे के पीछे या खुलकर भी इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। रिश्तों में ये बदलाव काफी मायने रखता है। हाँ, क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं। और फिर अप्रैल 2024 में जो हुआ, वो तो शायद पहली बार था इतिहास में जब ईरान ने सीधे इजरायली जमीन पर हमला किया। हाँ बिल्कुल, दमिश्क में उनके दूतावास पर जो हमला हुआ था, जिसमें उनके कमांडर मारे गए थे, उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये तो बहुत खतरनाक एस्केलेशन थी। यकीनन ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था।
हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन वगैरह ने मिलकर ज्यादातर हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई की ईरान के अंदर। हाँ, कुछ ठिकानों पर। तो एक बड़ा युद्ध तो टल गया, लेकिन इसने ये साफ कर दिया है कि प्रॉक्सी वॉर अब कभी भी सीधे टकराव में बदल सकता है। वो जो एक रेड लाइन थी वो शायद पार हो चुकी है। और इसमें फिर बड़ी ताकतें भी शामिल हैं। अमेरिका है, रूस, चीन। हाँ, अमेरिका जाहिर तौर पर इजराइल का मजबूत सहयोगी है। हाँ। रूस और चीन के ईरान के साथ बेहतर रिश्ते हैं। हालांकि चीन थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश करता है। खाड़ी देश अपनी चिंताएं देख रहे हैं। तो ये पूरा मामला बहुत जटिल है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुस्तरीय संघर्ष है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं, विचारधारा में हैं, परमाणु महत्वाकांक्षाओं में है और क्षेत्रीय दबदबे की एक होड़ में है। सही कहा। प्रॉक्सी युद्ध से होते हुए अब सीधे टकराव का खतरा भी सामने आ गया है और इसके नतीजे सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा बाजार पर, वैश्विक स्थिरता पर। तो आखिर में भविष्य को देखते हुए, खासकर अप्रैल 2024 जैसी घटनाओं के बाद, ये सोचना जरूरी हो जाता है। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है अब कि इस विनाशकारी टकराव को एक बड़े पूरे क्षेत्रों को चपेट में लेने वाले युद्ध में बदलने से रोकने के लिए आखिर दोनों देशों के अंदर उनके अपने सिस्टम में कौन से राजनीतिक दबाव या कौन सी कूटनीतिक पहल या बदलावों की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।